संदीप मेश्राम सर है। यह आगामी चुनाव जो अभी 2024 में आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी में लगे हैं। इनका क्या मकसद है, अभी तक के इन्होंने समाज में क्या क्या समाज कार्य किया है, इन्होंने युवाओं के लिए क्या सोचा है, स्वास्थ्य के लिए क्या सोचा है, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के विकास के लिए क्या सोचा है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, हम आज आए हैं तिरोड़ा तहसील में, तिरोड़ा शहर में। साथियों, यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है डॉक्टर संदीप मेश्राम सर। साथियों, मैं आपको बता दूं कि आज इनकी खास मुलाकात हम अपने चैनल पर ले रहे हैं। साथियों, ये जो डॉक्टर संदीप मेश्राम सर है, यह आगामी चुनाव जो अभी 2024 में आगामी विधानसभा चुनाव है उसकी तैयारी में लगे हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि यह अपने डॉक्टर का प्रोफेशन तो है, इनका डॉक्टर तो ऑलरेडी है, लेकिन ये एक एमएलए भी बनना चाहते हैं। इनका क्या मकसद है, अभी तक के इन्होंने समाज में क्या क्या समाज कार्य किया है, इन्होंने युवाओं के लिए क्या सोचा है, स्वास्थ्य के लिए क्या सोचा है, तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा के विकास के लिए क्या सोचा है, हम इनसे रूबरू आपको करवाएंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। नमस्कार। सर, क्या बताएंगे, अभी हमारे दर्शकों के लिए आप नए हो लगता है। सर, सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप मेश्राम हूँ। मेरे पिताजी का नाम विठलराव मेश्राम है और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एसीएफ करके रिटायर्ड हुए हैं। हम लोग नेटिव तिरोड़ा से ही हैं। मेरे दादाजी दयाराम जी मेश्राम ये ग्रेन मार्केट में कैनवासिंग का बड़ा काम करते थे और वो यानी हम लोग यहाँ पे प्रॉपर यही से तिरोड़ा से ही है और मैं दया हॉस्पिटल नाम का एक संस्थान यहाँ चलाता हूँ। अच्छा। तो सर, आपका दया हॉस्पिटल करके एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तिरोड़ा में, बरोबर। सर, चर्चा चल रही है, पूरे विधानसभा में चर्चा चल रही है कि आप चुनाव की तैयारी कर रहे हो। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि आप कौन से पार्टी से चुनाव की तैयारी कर रहे हो। जी, मेरे पॉलिटिकल आदर्श हमारे ज़िले के लोक नेता और खासदार प्रफुल्ल पटेल साहब है। मैं पिछले काफ़ी सालों से उनसे प्रेरित हूँ। मैं उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रफुल्ल पटेल साहब गढ़ का मैं एक जिला उपाध्यक्ष हूँ युवक राष्ट्रवादी कांग्रेस का। और हम लोग गोंदिया भंडारा जिले में आदरणीय राजेंद्र जैन साहब और प्रफुल्ल पटेल साहब के नेतृत्व में काम करते हैं। अच्छा। सर, आप ये जो पॉलिटिकल पार्टी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसमें कितने सालों से कार्यरत है, कितने सालों से काम कर रहे हैं, और सर आपने ऐसा आपको क्यों लगता है कि मेरे को एमएलए बनना चाहिए, मतलब अभी तक क्या आपने समाज के लिए क्या क्या समाज कार्य किए? देखिए, प्रफुल्ल पटेल साहब के विचार, उनका वर्किंग स्टाइल जो मुझे लगता है, हाँ, वो एक उच्च स्तरीय और देश स्तर का है। बरोबर। मुझे ऐसा लगता है कि देश पातड़ी पर अगर कोई हमारे ज़िले में या हमारे प्रांत में अगर कोई काम करने वाला व्यक्ति है जिसकी सोच गरीब तबके से लेकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उद्योगपति लेवल तक अगर कोई किसी के फ़ायदे की बात करता है, हाँ। देखिए, फ़ायदा मतलब गवर्नमेंट स्कीम्स आप तक पहुंचाना, ये फ़ायदा नहीं है। बरोबर। आपके हिसाब की गवर्नमेंट स्कीम बनवा लेना, ये जनता का फ़ायदा है। बरोबर। तो हमारे यहाँ के जो नेता सभी सम्माननीय हैं, उनका अधिकतर ध्यान जो रहता है वो गवर्नमेंट की स्कीम्स जनता तक पहुंचाने का है। बरोबर। अगर उस बीच में जनप्रतिनिधि नहीं भी है तो शासकीय यंत्रणा भी उतनी सक्षम होती है कि वो गवर्नमेंट की कोई भी स्कीम जनता तक पहुंचा पाए। लोक प्रतिनिधि का मुझे ऐसा लगता है कि प्रफुल्ल पटेल एकमेव नेता ऐसे हमारे क्षेत्र के हैं जो लोगों के लिए पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। अच्छा। या लोगों के उस फायदे की बात करते हैं जो
उनको होना चाहिए वो हिसाब की पॉलिसी। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो प्रफुल्ल पटेल है वो लोगों के लिए योजना बनाते हैं, ना कि उनकी सरकार की योजना लोगों तक पहुंचाते। सरकार की योजना तो जो है गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ही पहुंचा देते हैं, लेकिन उनके लिए पॉलिसी मेकिंग करने का काम जो है प्रफुल्ल पटेल करते हैं, ऐसा कहना है? डेफिनेटली वो करते हैं। अच्छा, तो सर आप हमें ये बताइए कि अभी आप तैयारी तो चल रही है, आपकी ज़ोरों से चल रही है, तो सर अभी प्लानिंग क्या है आपकी? मतलब किस टाइप से आप तैयारी कर रहे हो? मतलब लोगों से मिलना क्या चल रहा है सर अभी आपकी विधानसभा तैयारी? विधानसभा तैयारी जो है वो हर किसी की मंशा होती है कि पॉलिटिकल अपने बुद्धि के स्तर के हिसाब से या अपन जिस हिसाब से अपना व्याप बढ़ा सकते हैं, तो किसी भी क्षेत्र में काम करते वक्त एक सर्वोच्च स्थान तक पहुंचने की मंशा सभी में रहती है। बरोबर। मुझ में भी वो जागरूक हुई, इसमें कोई गलत नहीं है। बरोबर। राइट। दूसरी बात ये है कि हमने पॉलिटिकल कार्य कोई ये आज से मेरी शुरुआत नहीं है। हाँ। आप अगर मेरा कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल देख ले, आप अगर मेरा कोई वर्किंग का अगर पैटर्न देख ले, अगर आप लोगों से जानकारी ले, तो आपको ये मालूम चलेगा कि मैं काफ़ी दिनों से, मतलब कई सालों से विविध क्षेत्र जैसे क्रीड़ा हो गया, हेल्थ हो गया, कृषि के लिए हो गई, कोई नई शासकीय स्कीम की कैसी ज़रूरत है रोजगार उत्पन्न के लिए, ये सब माध्यमों में मैं काम करते रहता हूँ। अच्छा। इनफैक्ट अभी जो लोकसभा में सबसे बड़ा मुद्दा चला संसद अपना संविधान बदलने का, बरोबर, तो संविधान जागृति का काम मैंने पिछले 2 साल से किया है। अच्छा, ठीक है, जब इसकी किसी को भनक भी नहीं थी, तो मैंने लगभग पूरे गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र में, तिरोड़ा विधानसभा क्षेत्र मिलाकर, कुछ गोंदिया के क्षेत्र में, कई तुमसर के क्षेत्र में खुद के तरफ से एक पब्लिक जागृति या लोगों में अवेयरनेस आना चाहिए संविधान के प्रति। उस वजह से अभी तक मैंने लगभग 1200-1300 कॉपीज संविधान की अलग अलग संस्थाओं को, अलग अलग लोगों को वैयक्तिक हैंडओवर की है, ताकि आप वो पढ़ें। जब आप लोगों में जाते हैं तब आप उसकी बात करें। अगर उसके बारे में कोई प्रचार माध्यमों से अगर कोई गलत बात सामने आती है, तो उसका आप मुद्दा लोगों तक एक जानकार करके उस बात का खंडन आप कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने की है। मैंने हेल्थ सेक्टर्स में जैसे अभी मैं राजेंद्र जैन साहब ने और प्रफुल्ल पटेल साहब ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी, आयुष्मान भारत के पालक मंत्री मनोनीत सदस्य करके जिला नियोजन समिति में मैं हूँ, और उसके माध्यम से उसका फ़ायदा लोगों तक कैसे पहुँच सकता है, उनको कोई अड़थड़ा आता है तो वो कैसे सॉल्व हो सकता है, इस माध्यम से उनके मार्गदर्शन में मैं काम कर रहा हूँ। दूसरी बात है, जैसे आपला दवाखाना का एक स्कीम था, बरोबर, तो शासन का स्कीम था लोगों तक पहुंचाने के लिए। जैसे मुझे मालूम चला, मेरे एक कोई दोस्त वहाँ पर थे हेल्थ डिपार्टमेंट में, उनके माध्यम से वो स्कीम मुझे मालूम चली, तो मैंने पहल लेकर प्रफुल्ल पटेल साहब के माध्यम से और राजेंद्र जैन साहब के माध्यम से मैंने वो स्कीम तिरोड़ा में इम्प्लीमेंट कराई। बरोबर। तो मेरे क्षेत्र में जहाँ पर ज़रूरत है तो वो मैंने इम्प्लीमेंट कराई। ऐसे ये हेल्थ की बात हो गई, हम लोग क्रीड़ा की बात। सर आप जैसी हेल्थ की बात करते हैं, और आप खुद एक डॉक्टर है, आपका प्रोफेशन ही डॉक्टरी का है। सर देखा जाए तो गोंदिया ज़िले में एकमात्र ऐसा मेडिकल कॉलेज है, KTS है, जहां पर सर गोंदिया ज़िले के सभी गरीब लोग वहां पर जाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं। उसी प्रकार जो है तिरोड़ा में भी दवाखाना है, लेकिन सर अभी तक के का जो सर्वे है या अभी तक की जो हालत है सर वहाँ के हॉस्पिटल्स की, वो एकदम निचले लेवल की हालत है। वहाँ पर हाइजेनिक नाम की चीज़ नहीं है, किसी भी प्रकार का सर वहाँ पर जो पेशेंट जाते उनको व्यवस्था बरोबर नहीं होती, उनको सेवा बरोबर नहीं मिल पाती। इसके लिए क्या सोचा है आपने? देखिए, पहली बात तो मैं आपका खंडन करना चाहूँगा। हाँ। शासन की किसी भी जवाबदार संस्था पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले आपने उसका जायजा लेना चाहिए। हाँ। KTS का अभी रश होने की वजह से शायद वहाँ का माहौल, मुझे नहीं पता, मैं काफ़ी दिनों से गया नहीं हूँ वहाँ पर, लेकिन अगर आप तिरोड़ा की बात करते हैं तो तिरोड़ा का सिविल हॉस्पिटल जो RH हम तिरोड़ा की बात करते हैं, ग्रामीण रुग्णालय, वो महाराष्ट्र में 1 नंबर का कायाकल्प के अंदर अवार्ड प्राप्त है। अच्छा, ठीक है। उसमें अगर आप ऑपरेशन थिएटर अगर देखें तो एक 5 स्टार हॉस्पिटल में भी जो ऑपरेशन थिएटर नहीं मिलेगा, मॉड्यूलर OT,
उतना अच्छा ऑपरेशन थिएटर तिरोड़ा में है, अच्छा। ठीक है। साफ सफाई में और बाकी सब चीज़ों में वैयक्तिक रीत्या तिरोड़ा RH ये बहुत अच्छा है, ये मेरा अनुभव है। और जो कमियां वहाँ पे होगी उन चीज़ों के लिए हम जनप्रतिनिधि सर ये अगर बनते हैं तो सर ये तो सही है, लेकिन आपकी जो विधानसभा है सर तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा है। बात आपने की है तिरोड़ा में जो है ग्रामीण रुग्णालय एकदम क्लास 1 है, लेकिन सर जो गोरेगांव की जनता है वहाँ तो सर गोंदिया में जाती है ट्रीटमेंट कराने, बरोबर। तो सर जो गंगाबाई हॉस्पिटल है साथ ही KTS है एकदम सर वहाँ के लोगों ने हमें बताया जब सर किसी में प्रॉब्लम होती है सर हमें बुलाते हैं, एज ए मीडिया हम जाते हैं सर वहाँ पर सर बहुत हालत ख़राब है, व्यवस्था बरोबर नहीं होती, ये कहना चाहते हैं। देखिए, अगर मुझे जनता विधायक बनने का मौका देती है, मेरा पक्ष अगर मेरे नेता अगर मेरे ऊपर विश्वास रखते हैं, तो मैं सबसे पहला प्रयत्न एज अ डॉक्टर मेरा ये रहेगा और एक विधायक करके ये रहेगा यहाँ का कि मैं मेरे क्षेत्र से जो बाहर जनता इलाज करने जाती है बरोबर वही सुविधा मैं उनको यहाँ गोरेगांव में उपलब्ध करा दूँ। अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है सर कि आप अपने विधानसभा के जनता के लिए गोरेगांव में ही एक अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहते हैं, बरोबर। सर मैं इसके बाद आऊँगा कि सर अगर आप सामने MLA बन गए तो सर एजुकेशन के बारे में क्या सोचा है? सर अभी जो है चर्चा चलती है कि जिला परिषद स्कूल्स है, जो जिला परिषद स्कूल्स है वहाँ पर टीचर बरोबर नहीं रहते सर। अगर मान लीजिए 1 से लेके 7 तक वहाँ पर क्लास है तो सर वहाँ 2 ही टीचर अवेलेबल रहते। ऐसी बहुत सारी समस्या सामने आ रही है सर। तो अगर आप MLA बन गए तो सर इन समस्याओं का निराकरण करोगे या नहीं करोगे, क्या सोचा है सर? देखिए, मेरा पहला भर ये रहेगा हाँ कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ। जैसे अगर देखिए कोई भी बच्चा या कोई भी पेरेंट्स अगर कोई स्कूल चूज़ करता है या कोई स्कूल में भी, मेरा भी बच्चा है और मैंने अगर मेरे बच्चे को किसी स्कूल में डालना है बरोबर, तो मैं चाहूँगा कि वहाँ की फैसिलिटीज़ कैसी है, वहाँ का एजुकेशन कैसा है। बरोबर। तो अगर हमें जिला परिषद का स्कूलों का स्तर सुधारना है तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये रहेगा मेरा कि मैं उस स्कूल का एजुकेशन का स्टैंडर्ड, बिल्डिंग भले ही कैसे भी हो, हाँ बिल्डिंग से ज्ञान का उतना ज़्यादा रिलेशन मैं नहीं रख पाऊँगा। बरोबर, वो तो संस्था है, जब पैसा अलॉट होगा तब वो बनी जाएगी। बरोबर। लेकिन मेरा ये रहेगा कि वहाँ पर एजुकेशन का स्तर, ताकि जैसे सिंधुदुर्ग में होता है, जैसे कोई भंडारा के पास की एक स्कूल है जिला परिषद की, जैसे कोल्हापुर डिविजन्स में कुछ स्कूल है सर। अभी लोग ऐसे स्कूलों में लोग गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन के लिए लाइन लगाते हैं, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। हाँ। तो वैसे आइडियल स्कूल मेरे विधानसभा क्षेत्र में तैयार हो, ऐसा मेरा प्रयत्न रहेगा जनता के लिए। सर अभी जो है दिल्ली के जो CM हैं केजरीवाल जी, उनका आए दिन पेपर में आता है सर, मीडिया पर आता है कि उन्होंने वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है एकदम सर अच्छा कर दिया है। प्राइवेट जो कॉलेज या स्कूल्स रहती है उससे अच्छा ज़्यादा उन्होंने गवर्नमेंट की स्कूल्स कर दी है सर। देखिए, मेरी इच्छा रहना, मेरे हाथ में क्या रहेगा, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हाँ। जैसे केजरीवाल जी की आप बात कर रहे हैं, तो केजरीवाल जी स्वयं CM है, बरोबर, उनके हाथ में वहाँ का धनराशि का या धनकोष या कोषागार पूरा उनके हाथ में है। तो वो अगर उनकी प्रायोरिटी अगर शिक्षा है तो उन्होंने एक बहुत सारा बड़ा अमाउंट उसके लिए डाइवर्ट किया है। एक विधायक करके मैं सिर्फ क्षेत्र के शिक्षा के लिए डिमांड कर सकता हूँ। अगर शिक्षण मंत्री और मुख्यमंत्री अगर उसका सहायता करते तो वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे विधानसभा क्षेत्र में, क्या किसी भी विधानसभा क्षेत्र में सर वही तो पूछ रहे कि आप उसके लिए प्रयास करोगे? प्रयास करेंगे, डेफिनेटली प्रयास करेंगे। जब विचार अच्छे हैं तो हम प्रयास क्यों नहीं करेंगे। हाँ। हमारे साथ में बड़े नेता है, प्रफुल्ल पटेल साहब जैसे बड़े नेता है, और अगर हम उनके सामने ऐसी संकल्पनाएं रखती है तो वो स्वागत करते हैं ऐसे संकल्पनाओं का। तो डेफिनेटली मेरी भी संकल्पना अगर ऐसी रखूंगा तो वो स्वागत करेंगे और वो उसके लिए ज़रूर प्रयत्न करेंगे। सर इसके बाद मैं आपको पूछना चाहूँगा कि जो है अभी सर रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है देश में। सर लोगों के पास रोजगार नहीं है, ऐसी लोगों की संभावना है या लोगों का मत है। जो युवा है सर, हम उनसे पूछते हैं कि आप क्या करते हो, सर वो कहता है कि मैं रोज़गार नहीं, हम ग्रेजुएशन है, घर पे पढ़े हैं, रोज़गार नहीं है, ऐसा चर्चा चलती है। सर आपने अगर आप MLA बन गए तो रोज़गार के लिए क्या सोचोगे सर, क्या करोगे रोज़गार के? देखिए, किसी भी चीज़ की शुरुआत खुद से होती है। बरोबर। मैं क्वालिफाइड हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, सर्जन हूँ, बरोबर।
और आपको मालूम है कि मेरे लेवल की अगर मैं जॉब करना चाहूँ, मुझे 2 से 3 लाख रुपए का जॉब कहीं पे भी मिल जाएगा। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो मैंने ये हॉस्पिटल अगर तैयार किया, या भले ही इनकम में थोड़ा कम ज़्यादा का फ़र्क होता हो, ज़्यादा होती हो कभी कम होती हो, लेकिन मैं इसके माध्यम से कम 15 से 20 लोगों को रोज़गार दे पाता हूँ। अच्छा। वो मेरे दिल का संतुष्टि है। जब मैं खुद के लिए ये सोच सकता हूँ, जब और अगर आज मैं, आपने देखा होगा कि अभी आप बैठे थे तो आपके सामने कुछ लोग आए, उन्होंने किसी एक संस्था के बारे में बात की, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी एक संस्था के बारे में बात की कि साहब यहाँ पे हमारा कुछ हो सकता है क्या। अच्छा सर, हमने तो देखा आपसे बहुत सारे लोग मिल रहे थे, आए अभी 1 घंटे में सैकड़ों लोग आके मिल के गए। वो लोग कह रहे थे रोज़गार की बात, आपसे मदद ली, तो वही सर हम पूछ रहे थे कि रोज़गार के लिए। देखिए, मैंने अभी मेरे से जो होता है वो तो मैं करते रहता हूँ। मैं काफ़ी इंजीनियर्स को गाइड करता हूँ, कई ITI वालों को, बच्चों को गाइड कर देता हूँ। कई हमारे पड़ोस में जो कोई प्लांट है वहाँ पर मैं साहब के माध्यम से या मेरे माध्यम से जो भी प्रयत्न हो उनको कुछ करते रहते। दूसरी बात मैंने ये की है कि हम लोग समूहों के लिए क्या कर सकते हैं, बचत गटों के लिए क्या कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था हम लोगों ने चालू की है। अभी मैंने 15 दिन पहले ही जब प्रफुल्ल पटेल साहब आए थे तो जल पर्यटन के माध्यम से, बोदलकसा जल पर्यटन है, और भी ये जो धापेवाड़ा का रिवर बैंक बना हुआ है, उस जगह पर अगर वाटर स्पोर्ट्स चालू होता है, जल पर्यटन को अगर हम एसोसिएट करते हैं तो उसके माध्यम से कई 200-300 लोगों को, परिवारों को उद्योग जनरेट हो सकता है, रोजगार जनरेट हो सकता है। उसकी हमने मांग नहीं की। फिर बाद में आपने पेपर पढ़ा होगा अभी कि तिरोड़ा क्षेत्र में एक बड़ा पूरी की पूरी MIDC अदानी ने व्याप्त की है। आज अदानी से ही एसोसिएटेड कई उद्योग तिरोड़ा में सेटल हो सकते हैं। तिरोड़ा में आज प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है, तो कई उद्योगपति विचार रखने वाले लड़के हैं यहाँ जिनके पास में फाइनेंस अवेलेबल है, लेकिन उनके पास में अगर सेशन का फ्री में लैंड अवेलेबल होता है या कम से कम कीमत पे लैंड अवेलेबल होता है तो वैसे वो कई उद्योग यहाँ डाल सकते हैं। इस डिमांड के लिए मैंने साहब से विनती की कि वो शासन को निवेदन दे, शासन को फोर्स करे कि तिरोड़ा MIDC का एक्सटेंशन हो ताकि यहाँ पे उद्योग और बढ़े। तो मैं जब पद पर नहीं हूँ, मैं जस्ट एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ और सिर्फ समाज सेवा कर रहा हूँ, तब मैं अगर ये चीज़ें सोच सकता हूँ, ये चीज़ों के लिए पहल करने बोल सकता हूँ, तो अगर मैं पद पे आऊँगा तो मैं क्या नहीं कर पाऊँगा। आप ये भी सोचना चाहिए। सर उसके बाद सबसे बड़ा एक मुद्दा आता है किसान खेती का। सर तो जो हमारा गोंदिया ज़िला है वह चावल नगरी के नाम से जाना जाता है। सर हमारे ज़िले में, हमारे तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में बहुत ज़्यादा किसान हैं। किसानों के लिए क्या सोचा है सर आपने? देखिए, कृषि, मैं खुद किसान बैकग्राउंड से बनता हूँ। मेरे पिताजी अभी खुद खेती करते हैं। बरोबर। सो किसान के लिए जो बेसिक तकलीफें जनरेट होती है उसको मैं समझ पाता हूँ। मेरे दादाजी कृषि उत्पन्न बाजार में काफ़ी अच्छे पैमाने में काम करते थे। आज भी हमारे चाचा लोग वहाँ पर कैनवसिंग करते हैं। अच्छा। तो किसानों की जो मेरा डेली इंटरेक्शन उनसे कई बार होते रहता है, तो उसमें उनकी जो वैयक्तिक तकलीफ़ें रहती है उसकी जान मुझे अच्छे से है। और कृषि विभाग ने भी, हमारे महाराष्ट्र शासन के कृषि विभाग ने भी हमारे क्षेत्र में कई बार क्रॉप पैटर्न चेंज करने की पहल की। अच्छा। लेकिन लोगों का जो माइंडसेट हमारे बीच में बना हुआ है कि हमारे इधर सिर्फ खेती में सिर्फ धान, गेहूँ ऐसी फसलें होंगी। बरोबर। तो उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हमें समय लगेगा। तो हमने हमारे माध्यम से शासन की कौन सी स्कीमें हैं जिससे जो यहाँ उत्पाद होता है उसको फिनिश प्रोडक्ट के रूप में लाकर उनकी आमदनी का श्रेय कैसा बढ़े, इस संदर्भ में हम लोग काम करना चाहेंगे। दूसरा, क्रॉप पैटर्न एडिशनल, अगर उनका माइंड अगर पैडी पे फिक्स है, अगर धान पे फिक्स है उनका माइंडसेट, तो वो धान तो करे, लेकिन धान के साथ साथ में ही जो पानी अवेलेबल होता है उसके माध्यम से, वही खाद पानी से हम लोग साइड में और कौन सी चीज़ें ले सकते हैं, और कौन सा क्रॉप पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, या कोई एनुअल क्रॉप हम लोग डेवलप कर सकते हैं क्या साथ साथ में। इस तरीके से जागरूक करने का और उनकी आमदनी बढ़ाने का श्रेय हम करेंगे। धान को बोनस दिलाना, ये सब करना तो प्रफुल्ल पटेल साहब करती है, वो तो हमारी डिमांड उनके पीछे रहेगी हमेशा ज़िंदगी भर। अच्छा, मतलब सर आपका पूरा सेट है, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती, स्पोर्ट्स,
ये सब सेट है सर। सर मैं एक चीज़ भूल गया था कि स्पोर्ट्स के लिए आप क्या करोगे सर? अभी जो है हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो है जो यंग है सर वो आर्मी की तैयारी करते हैं, अग्निवीर की तैयारी करते हैं, नेवी की तैयारी करते हैं सर। उनमें उनको बहुत ज़्यादा मेहनत लेना पड़ता है, तो लेकिन उसके बाद भी सर वो पीछे रह जाते हैं, उनको सफलता नहीं मिलती। तो सर स्पोर्ट्स के लिए आप क्या सोचे हैं? सबसे पहले तो खेल जगत में मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आप इतने अच्छे पत्रकार इतने कम उम्र में बन गए। ठीक है, आप भी युवा हो, आपको भी ये सब चीज़ों की जान है करके आप मेरे ख्याल से सभी मुद्दों को टच कर रहे हैं। हाँ सर। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र में काम करने के लिए आपको उस क्षेत्र का बेसिक मालूम होना चाहिए, बरोबर। आपको उस क्षेत्र में इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं आपको बता दूं बरोबर कि मैं खुद बास्केटबॉल का नेशनल प्लेयर हूँ। मेरा एजुकेशन काफ़ी सारा नागपुर में हुआ है। हाँ। मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेला हूँ बास्केटबॉल के। मैं कैप्टन था हमारी यूनिवर्सिटी का। अच्छा। और कंटिन्यू 4 साल कैप्टन रहा। अच्छा। यानी जिसको कलर होल्डर हम लोग कहते हैं। बहुत अच्छी बात है सर। अगर आपको उसकी कीमत मालूम होना चाहिए कि अगर कोई आदमी कलर होल्डर होता है तो MPSC जैसी परीक्षाओं में उसके लिए नौकरियां रखी रहती है। आज भी जब मैं किसी मेडिकल ऑफिसर के जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ या पुलिस के जॉब के लिए अगर मैं अप्लाई करूँ इंस्पेक्टर लेवल की, बरोबर, तो मुझे सिर्फ एग्ज़ाम देना है, अपीयर होना है, बरोबर, मुझे जॉब मिल जाएगा। अच्छा। तो ये क्रीड़ा क्षेत्र का महत्व है। हाँ। ठीक है, तो क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, बरोबर। मैं आर्चरी एसोसिएशन गोंदिया का जो इंडियन आर्चरी एसोसिएशन जिसमें भी मेडल्स ले रहे लोग, उस आर्चरी एसोसिएशन का जो जिला लेवल की इकाई है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा। तो और मैं तालुका क्रीड़ा समिति से तिरोड़ा के जुड़ा हुआ हूँ। तो क्रीड़ा के क्षेत्र में डेवलपमेंट का मेरा काम तो पीढ़ियों से चलते आ रहा है। तो मैंने आदिवासी बच्चों की जो हमारे स्कूल है उसमें से कई बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने का काम किया है। बरोबर। हम उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं बिना पद पर रहते हुए, पद के रहने वाले लोगों का फ़ायदा उठाकर। तो जब हम खुद उस चीज़ पे जाएंगे और हमें उसमें अगर इंटरेस्ट है, हम खुद उनमें से आते तो उनके लिए तो बहुत अच्छा कर पाएंगे ना। बरोबर। सर मैं ज़्यादा बात ना करते हुए एक लास्ट सवाल को करना चाहूँगा। सर अभी आपका चेहरा नया है जनता में, सर आपका चेहरा अभी नया है। हमारे जो मतदाता है उनको क्या आह्वान करोगे? हमारे भाई लोगों को, हमारे महिलाओं को, हमारे वोटर्स को क्या आह्वान करना चाहूँगा? देखिए, पहली बात तो मैं इस तिरोड़ा क्षेत्र में बिल्कुल भी नया नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अभी तो मैं राजनीतिक गलियारों में भी नया नहीं रहा। बरोबर। हाँ, आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि मेरा नाम विधानसभा के इलेक्शन के लिए नए से आ रहा है। हाँ, बरोबर। ठीक है, तो मेरा कार्यशैली, मेरा स्वभाव, मेरे संबंध, मेरा उठना बैठना एक रिक्शे वाले से लेकर किसी एक अच्छे अहदे के ऑफिसर या अच्छे अहदे के नेता तक भी है। बरोबर। मेरी दोस्ती यारी उनमें है। तो उन्हें मेरे बारे में जानकारी है, उनके समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी है। बरोबर। ये उन्हें भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो मैं उनको इतना ही आह्वान करूँगा कि बस आपके जो कार्य में निरंतर करते आ रहा हो वही कार्यों को किसी और के माध्यम से पीछे लगकर या मेरे हद तक जितनी थी किसी मोड़ पर मुझे भी मेरे हथबल होते थे क्योंकि मैं कोई पद पर नहीं हूँ। अगर वो मुझे वोट देकर या समर्थन देकर अगर मुझे पद पर लाते हैं तो उनकी समस्याओं का निराकरण मैं और तेज़ी से और अच्छे से कर पाऊँगा। इतनी हमी मैं उन्हें दे सकता हूँ। अच्छा। और मैं आश्वस्त हूँ कि वो लोग मेरे साथ रहेंगे। साथियों, हमने जो है डॉक्टर संदीप मेश्राम सर इनसे बातचीत की है। मैं आपको बता दूं कि इनसे हमने जो आपकी ज़रूरत है, जो आपके सामाजिक जीवन से रिलेटेड है, एक भी मुद्दा नहीं छोड़ा है साथियों, कि इनको हर मुद्दे पर हमने सवाल किया है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो क्रीड़ा हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, उनके लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग करके रखी है। साथियों, अगर यहाँ चुन के आते हैं या आप इन्हें मौका देते हो तो यह निश्चित ही बहुत अच्छा डेवलपमेंट करेंगे साथियों। लेकिन देखना यह बाकी होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में किसका पलड़ा भारी रहता है। क्या सर अपना जो है डॉक्टर संदीप मेश्राम सर यह आपका प्रतिनिधि बन पाते हैं या नहीं बन पाते, यह देखने लायक रहेगा साथियों। तब तक के देखते रहिए और बने रहिए बापू की आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के साथ।